हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS अकेडमी। आज हमारा इकोनॉमी का 11th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेनली एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसके साथ, ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट, FCI, ओपन मार्केट सेल स्कीम, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, MSP एंड रिलेटेड इश्यूज़, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, और आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एंड देन आफ्टर आपका जो भी सर्वे में आपके एग्रीकल्चर चैप्टर में जो कुछ भी हाईलाइटेड है, जो भी आपको पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज, UPSC प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग UPSC का सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर आप प्रीवियस 2013 ऑनवर्ड UPSC के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्री में एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अभी मैं आपसे टॉपिक डिस्कस भी करूँगा, इनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी UPSC ने रैंडम ईयर्स में उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है UPSC। क्लियर? चलिए सबसे पहले तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट में सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात की जाए तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दे अकाउंट फॉर 72%। institutional sources account for 72% of total agriculture credit and non institutional sources, non institutional कौन से, मनी लेंडर या कोई आप अपने रिलेटिव से कोई पैसा ले रहे हो, तो वो सारे सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है? 28%। क्लियर? तो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन किसकी होगी यहाँ पे? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। सेकंड है अब आपका इंस्टीट्यूशनल। अगर हम क्रेडिट से ही देखें तो इंस्टीट्यूशनल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट कौन दे रहा है एग्रीकल्चर को? आपके स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको लग सकता है कि कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में हो कि कोऑपरेटिव्स का शेयर सबसे ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर में, बट नहीं। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं दे प्रोवाइड 79%, कोऑपरेटिव प्रोवाइड जस्ट 15%, रीजनल रूरल बैंक्स वो कितना प्रोवाइड करते हैं? जस्ट 5%। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपका है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। तो इंडिया में टोटल आउट ऑफ 100 कितने मार्जिनल फार्मर्स हैं? 85%। आउट ऑफ 100 जो परसेंट आपके टोटल फार्मर्स हैं, उनमें से 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। और इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में भी ओनली 45% जो है दे आर कवर्ड अंडर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर आपकी फार्मर्स हैं वो दे रिलाई ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, नाउ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोगों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। इसका काम जो है मेनली जो भी आपको फूड प्रोवाइड करती है MSP सिस्टम के ऊपर एंड ऑल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है। या राशन कार्ड के लिए जो भी आप राशन कार्ड देके कोई फूड लेते हो कहीं से भी, तो वो भी फूड किसके थ्रू आता है? आपका FCI के थ्रू। क्लियर? तो FCI है क्या? इट इज़ अ नोडल एजेंसी अंडर, याद रखिएगा, जो आपकी FCI है ये किसके अंडर आती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। दोस्तों क्लियर? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है फ्रेंड्स। क्लियर? और इसका काम क्या है? इसकी काम जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोक्योरमेंट, ये किसानों से MSP के ऊपर कोई भी जो भी उनकी क्रॉप है वो उठाती है, स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये उनको प्रोक्योर करती है, उनको स्टोर करती है गोडाउन्स में, एंड देन आफ्टर ट्रांसफ़र करती है टू डिफरेंट स्टेट्स। ये सारे काम किसके अंडर आते हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? और ये जो आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये किसानों से जो भी फसल उठाती है वो उठाती है किसके थ्रू? ओपन एंडेड बेसिस। ओपन एंडेड बेसिस क्या है फ्रेंड? कि किसान
जो जितनी भी फसल उगाएगा वो सारी की सारी एफसीआई को उठानी ही पड़ेगी। ये है आपका ओपन एंडेड बेसिस। क्लियर? हाँ, उसकी एक शर्त ज़रूर है, उसके पीछे एक कंडीशन है। वो कंडीशन है कि वो जो आपकी क्रॉप है उसकी क्वालिटी मिनिमम स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं वो फुलफिल करती हो। क्लियर? देन ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो एमएसपी देके किसान से वो सारी की सारी फसल उठाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, नाउ अच्छा, अब ये 3-4 स्कीम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आप लोगों को ये सारी की सारी स्कीम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बहुत बड़ा है, बट नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कि आप पजल हो जाओ यहाँ पे। और यूपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, ओपन मार्केट सेल स्कीम। सबसे पहले तो ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है फ्रेंड? कभी क्या होता है मार्केट में, देखिए, एक तो एमएसपी है। एमएसपी किसके लिए है? ताकि फार्मर्स जो हैं उनको मिनिमम जो अमाउंट है, पैसा है, वो मिलता रहे। क्लियर? अब दूसरा ओपन मार्केट, अब कंज्यूमर को भी सेव करना है। तो क्या होता है, कई बार मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्लियर? तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कौन सी इन्फ्लेशन? फूड इन्फ्लेशन को। ठीक है? और क्यों? उसकी सप्लाई साइड में कुछ ना कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं। ठीक है? तो उस सप्लाई साइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम है। सेलिंग फूड ग्रेन्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइजेज इन ओपन मार्केट। क्लियर? किस चीज़ के लिए? टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। क्लियर? ये कौन करता है? आपका एफसीआई। ये किसके थ्रू होती है? आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी, मुझे ईयर स्पेसिफिकली याद नहीं है, इट मे बी इट वाज 17 और 16। इकॉनमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन्स की इकॉनमिक कॉस्ट क्या है जो एफसीआई को पड़ती है? क्लियर? इकॉनमिक कॉस्ट याद रखिएगा, वर्ड है यहाँ पे इकॉनमिक कॉस्ट टू एफसीआई। ठीक है? तो फ्रेंड्स, इकॉनमिक कॉस्ट मतलब एफसीआई कितना पैसा यूटिलाइज करती है, कितना पैसा स्पेंड करती है। ठीक है? ये अपना पूरा सिस्टम को रन करने के लिए। सबसे पहले तो एक्विजिशनल कॉस्ट। एक्विजिशन मतलब एमएसपी। एमएसपी की कॉस्ट वो एफसीआई की जेब से जा रही है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। इंसिडेंटल्स मतलब लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, गोडाउन का रेंट एंड ऑल, ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया? आपका procurement incidentals। एंड देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी डिफरेंट स्टेट्स में सारे के सारे फूड ग्रेन्स कौन पहुंचाता है? आपका एफसीआई। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मिलके कौन कौन सी? एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये तीनों मिलके आपकी बनाती हैं क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू एफसीआई। क्लियर? ये यूपीएससी ने ऑलरेडी ये पूछा हुआ है। उसमें भी 4 कंडीशंस थी, तो और उसमें आपको बताना था कि कौन सा इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन में इंक्लूडेड है, कौन सा एक्सक्लूडेड। क्लियर? आगे चलते हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फ्रेंड्स, आप सब लोग ही जानते होंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, या आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एमएसपी सुना ज़रूर होगा। क्लियर? तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? सबसे पहले तो याद रखिए नाम से ही, मिनिमम ये वो पैसा है जिसके नीचे, इस प्राइस से नीचे, जैसे होता है ना आपका मैक्सिमम प्राइस, आपके कोई भी चीज़ खरीदते हो, मैक्सिमम प्राइस उस पर लिखा होता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं महंगी बेच सकता कोई भी दुकानदार। ऐसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इस प्राइस से नीचे सरकार किसान से कुछ भी जो उसकी क्रॉप है वो बाय नहीं कर सकती। क्लियर? तो it is the minimum price at which government buy grains from the farmers। याद रखिएगा, ये वो मिनिमम प्राइस है जिसके नीचे गवर्नमेंट फार्मर से कुछ भी प्रोक्योर नहीं कर सकती। क्लियर? ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये मान के चलिए ऑल्टरनेटिवली यूपीएससी हर साल 1 साल छोड़ के एमएसपी से, और आप मान के चलिए हर साल ही कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपसे पूछा ही जाता है। क्लियर? और यहाँ पे एमएसपी इज़ फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशंस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 यहाँ पे वर्ड्स आएंगे। एक है रिकमेंडेशंस, तो इसको रिकमेंड कौन करता है? आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट
एंड प्राइजेस। याद रखिएगा एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, बट इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। क्लियर। डिसीजन जो लेने वाली बॉडी है दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इस किसकी रिकमेंडेशन को वो देखती है, वो देखती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की रिकमेंडेशंस को। क्लियर। और एक चीज़ और यहाँ पे जो आपके ध्यान देने के लिए है, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फ्रेंड्स, ये आप डिक्लेयर कब करना पड़ता है, बिफोर द सोइंग सीजन। ऐसा नहीं है कि आपने पहले फसल उगा दी उसके बाद आपको जो है एमएसपी डिक्लेयर मिलेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट को पहले ही एमएसपी डिक्लेयर करना होता है ताकि जो फार्मर है वो अपना डिसीजन ले पाए कि वो ये पर्टिकुलर क्रॉप जो है उसको सोइंग करना चाहता है या नहीं चाहता। क्लियर। आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इट इज़ फिक्स्ड एज अ मिनिमम ऑफ 50% एज अ मार्जिन ओवर द कोस्ट। लेट्स से किसान को टोटल जो है 1000 रुपया उसकी कॉस्ट आई है, ठीक है, 1000 रुपया एक क्विंटल गेहूं के पीछे उसकी कॉस्ट आई है, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमेशा ही 1500 रुपये रहेगा, इससे नीचे वो नहीं हो सकता। क्लियर। आगे चलते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मेथड है जो एमएसपी के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक तो जो सबसे पहले हम मेथड यूज़ करते थे, आज नहीं यूज़ करते ये मेथड, A2 क्या है, किसान की जेब से जितना भी पैसा कैश जो है एक्सपेंडिचर हुआ है उसको काउंट कीजिए। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल ली है कि लेट्स से उसकी जेब से 1000 रुपया लगा है कैश, ठीक है, तो उसको कितना मिल जाएगा, 1500 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्योंकि ये जो कंडीशन ये वाली है नीचे, ये हमने डिस्कस की है, ये तो हमेशा रहेगी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तो था A2 मेथड, बट व्हाट नाउअडेज वी आर फॉलोइंग दैट इज दिस वन, A2 प्लस FL। A2 प्लस FL क्या है, इसमें A2 तो इंक्लूड है ही, मतलब जो कैश एक्सपेंडिचर किसान की जेब से हुआ वो तो इंक्लूडेड है ही, बट अब देखिए किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब से पैसा ही नहीं लगाता, वो लेबर भी करता है, उसकी पूरी फैमिली फील्ड में रहती है, ठीक है। तो उस लेबर के चार्जेस भी यहाँ पे फैमिली लेबर, FL मीन्स फैमिली लेबर, ठीक है, तो उस लेबर के चार्जेस भी यहाँ पे ऐड ऑन किए गए फ्रेंड्स, ठीक है। दैट मीन्स अगर मान के चले कि कैश उसका एक्सपेंडिचर हुआ है 1000 और उसके फैमिली जो आपके एक्सपेंडिचर है मान के चलिए कि 2 लोगों का 1000 वो हो गया, लेट्स से सिर्फ एग्जांपल है, तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी होगी A2 प्लस FL के अकॉर्डिंग 2000। तो पिछले फार्मूले के अकॉर्डिंग 1000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना होगा सरकार को, दैट मीन्स एमएसपी कितना होगा, 3000। क्लियर। तो ये है आपका। अब तीसरा, एक स्वामीनाथन कमेटी बनी थी आपकी, तो स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा कि वी मस्ट फॉलो दिस C2 फार्मूला। अब ये C2 फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या हो गया, सारा जो हमने A2 प्लस FL तो काउंट किया था वो तो है ही है, इसके बिना ये क्या कहते हैं कि किसान अपनी ज़मीन के ऊपर लेट्स से जो उसका रेंट बनता है, चाहे वो उसकी अपनी है, हो सकता है वो उसकी अपनी ज़मीन ना हो, किसी और से उसने रेंट के ऊपर ली हो, तो वो रेंट भी ऐड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि किसान को देखो, किसान जो है क्रेडिट उठाता है बैंक से, तो उसका जो इंटरेस्ट है ये भी आप इंक्लूड करो, ठीक है। तो इसको मिला के बनाओ आप एमएसपी, ठीक, प्लस 50% दैट इज़ जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। बट हुआ क्या, ये C2 जो फॉर्मूला है इसको गवर्नमेंट ने नहीं माना। रीज़न बीइंग, अगर हम रेंट और इंटरेस्ट को भी ऐड करें तो फिर आपका एमएसपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर एमएसपी इंक्रीज़ हुआ दैट मीन्स उतना ही, अगर जो प्राइवेट कंज्यूमर है मार्केट में उसकी जेब से भी उतना ही ज़्यादा पैसा कंज्यूम होगा, उतना ही ज़्यादा पैसा उसको देना होगा। क्लियर। तो गवर्नमेंट ने इसको मना किया, और आज की डेट में जो हम फॉलो करते हैं दैट इज़ A2 प्लस FL फॉर्मूला। क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। क्लियर। आगे ओके, एक और टॉपिक एमएसपी से ही जो यूपीएससी हमेशा ही क्वेश्चन डालती है वो है कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो है आपकी एमएसपी के अंडर कवर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे याद रखिए हर एक क्रॉप जो है एमएसपी के अंडर नहीं है। याद रखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर किसान 1000 तरह की क्रॉप्स उगाते हैं तो वो 1000 की 1000 एमएसपी के अंडर नहीं है। एमएसपी के अंडर सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए
तो 22 आपकी क्रॉप्स है प्लस आपकी कैश क्रॉप्स, ये क्लियर। तो ये एडेड है। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले सीरियल्स जो है आपके 7 जो है सीरियल्स वो एडेड है। देन आफ्टर पल्सेस 5 पल्सेस हैं। देन आफ्टर ऑयल सीड्स, ये आप लोग याद कर लेंगे यहाँ से, क्लियर, कि कौन कौन से हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके बिना रॉ कॉटन, रॉ जूट, कॉपरा, उसके देन आफ्टर कोकोनट, कोकोनट, और एक ये शुगर केन और ये टोबैको हो गया। शुगर केन के केस में फ्रेंड्स एमएसपी नहीं होता। शुगर केन के केस में एक स्पेशल अलग से फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड फेयर एंड र्यूमिनेटिव प्राइसेस, क्लियर, अगेन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। बट ये एमएसपी, वो भी उसका एमएसपी है शुगर केन का, बट उसको डिसाइड करने के लिए फॉर्मूलाज अलग हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। ओके, फूड सब्सिडी। अब देखिए फूड सब्सिडी क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक पीछे हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, जो एफसीआई को बियर करना पड़ता है कॉस्ट, ठीक है। और एक कॉस्ट होती है आपकी सेंट्रल इशू प्राइस। सेंट्रल इशू प्राइस वो प्राइस होता है फ्रेंड्स जिस प्राइस के ऊपर एफसीआई जो है स्टेट्स को पूरा का पूरा जो भी उसके पास मटेरियल है वो रिलीज करता है, क्लियर। तो इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस सेंट्रल इशू प्राइस, सेंट्रल इशू प्राइस जो है आपका, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, क्योंकि हमेशा ही क्या होता है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि आपको सेंट्रल इशू प्राइस जो है वो कम रहता है। रीज़न बीइंग आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया हुआ है जिसके अगेंस्ट आप क्या है 1, 2, 3 रुपए में सारा मटेरियल दे रहे हो, क्लियर। तो सेंट्रल इशू प्राइस आपका बहुत कम होता है बट आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, जो एफसीआई है वो नेगेटिव में चला जाता है। एफसीआई नेगेटिव मतलब उसकी जेब से पैसा जा रहा है, तो उस जो नेगेटिव है उसको फुलफिल कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको बोला जाता है फूड सब्सिडी। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, एक हमने ओपन मार्केट जो सेल्स स्कीम देखी थी, दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम क्या है फ्रेंड्स, देखिए हमने पीछे डिस्कस किया एमएसपी। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्लियर। बट कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट क्या है मार्केट में हो सकता है कि उस जो वो कमोडिटी है उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है उसका प्राइस कम हो। अगर कम है तो कोई इशू नहीं है, रीज़न बीइंग कि अगर कम है तो उसको एमएसपी तो मिल ही रहा है। बट ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी 1000 रुपये डिसाइड किया है और उसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 2000 चल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो फार्मर है उसको लॉस है, ठीक। तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पेमेंट की जाती है जिसको बोला जाता है प्राइस डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसकी, ये डेफिशिएंसी, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको बोला जाएगा प्राइस डेफिशिएंसी। और उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, क्लियर। और एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी, एक सरकार ने नई पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम है पीएम आशा योजना, ठीक है। तो पीएम आशा योजना के अंडर ही 3 कंपोनेंट्स हैं उसके अंडर। 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जो है वो आपका प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का है, क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट इसी पीएम आशा के अंडर जो दूसरा कंपोनेंट है आपका वो है आपका ये प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है फ्रेंड्स, ये है सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड कॉटन। है क्या, हो सकता है कि इन सब ये कमोडिटीज़ जो है आपकी, जहाँ पे आपका ऑयल सीड्स, पल्सेस और कॉटन की बात चल रही है, तो ये प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, क्लियर। अब इसके थ्रू क्या है, अगेन वही आपका नेफेड, NAFED जो नेफेड है या आपका FCI है, अगेन वो क्या करेंगे, वो प्रोक्योर करेंगे। कब प्रोक्योर करेंगे मार्केट से, जब उसका प्राइस जो है वो ओपन जो आपकी MSP डिसाइडेड है उससे नीचे चला जाता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है, हो सकता है सप्लाई ज़्यादा आ गई हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्रैश हो सकता है। तो उस केस में
प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेके आई है, और ये क्या है, नेफेड के थ्रू सारी की सारी प्रोक्योरमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर कोई भी लॉसेस है तो वो कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई प्रॉफिट भी हुआ तो वो भी कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, आगे चलते हैं। नाउ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, याद रखिएगा ये पीएम आशा योजना का पार्ट नहीं है। ठीक है, पीएम आशा योजना का पार्ट वही 2 स्कीम थी, और तीसरी थी जो आपकी तीसरी इसके साथ स्कीम है वो है आपके प्राइवेट पार्टिसिपेशन की, कि प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं वो गोडाउन्स बनाएंगे, उन गोडाउन्स को एफसीआई यूज़ करेगा। क्लियर, थर्ड जो है। आगे चलते हैं, मार्केट इंटरवेंशन। अब दोस्तों मार्केट इंटरवेंशन क्या है, मार्केट इंटरवेंशन का मतलब तो पता होगा आपको कि मार्केट में इंटरवीन करना। क्लियर, तो ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है किसके लिए, इट इज़ ओनली फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ इन द इवेंट ऑफ फॉल इन प्राइसेस। देखिए अब पेरिशेबल अगर हम बात कर ले, पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ है, तो उनके ऊपर तो एमएसपी डिसाइडेड नहीं है, उनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एमएसपी कोई भी डिक्लेयर नहीं करती। तो हो सकता है वो भी, क्योंकि आपके जितने किसान हैं तो आधे से ज़्यादा किसान तो वो है जो सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, पेरिशेबल आइटम्स बनाते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको भी तो वर्नेबिलिटी से बचाना है, दे आर मोस्ट वर्नेबल। तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट एक लेके आई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये एज इट इज़ लागू नहीं होती, इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की जाती है जहाँ की स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करें इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर, याद रखिएगा एमएसपी जो है एमएसपी बाय डिफ़ॉल्ट है, बट ये जो स्कीम है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय द स्टेट एंड यूटी। क्लियर, अब एक चीज़ यहाँ पे, ये कब ट्रिगर की जाती है स्कीम, जब या तो आपकी जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है लास्ट ईयर के मुकाबले वो बढ़ जाए, कितना 10%, या क्या हो जाए नॉर्मल ईयर से व्हेन देयर इज एटलीस्ट 10% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और डिक्रीज इन द रूलिंग रेट्स, या तो आपकी 10% जो आपकी प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, उससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई बढ़ गई तो हो सकता है प्राइस कम आ जाए। दूसरा, जब नॉर्मल लास्ट ईयर के प्राइस से 10% प्राइस नीचे चला जाए। ठीक है, ये दोनों केसेस हैं जहाँ पे ये स्कीम आपकी ट्रिगर हो सकती है। क्लियर, अब इसमें एक चीज़ और है, ये जो स्कीम है, अब देखिए एमएसपी के केस में क्या था, जितना भी लॉस एंड ऑल वो सारा कौन बियर कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर नहीं करेगी, स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करेगी, जिसके कारण ये मार्केट इंटरवेंशन जो स्कीम है वो ट्रिगर की जाएगी। और जो कंडीशन है इसका 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी जेब से बियर करना होगा। क्लियर, 50% एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्या यहाँ पे क्लॉज है, 25%, मतलब नॉर्थ ईस्ट के केस में 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बियर, 25% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल बियर, बट इन नॉर्मल स्टेट्स 50-50 के ऊपर चलेगा ये सारा सीन। क्लियर, आगे चलते हैं। और एक चीज़ इसमें और, फंड्स आर नॉट अलॉटेड टू द स्टेट्स। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा नहीं है कि फंड्स स्टेट के पास होंगे। इसमें क्या है, जैसे जैसे कोई स्पेसिफिक स्टेट रिक्वेस्ट करेगी उसी हिसाब से ट्रिगर होगी, उसी हिसाब से उस स्टेट को पैसा जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, नाउ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड्स, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, ये देखिए, फार्मर को अभी पीछे साइड पे रहने देते हैं। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई लोगों का ग्रुप जो लोगों ने एक साथ मिलके बनाया हो। प्रोड्यूसर्स मतलब जो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर में कोई भी आपके फार्मर्स आ गए, मिल्क प्रोड्यूसर आ गए, फिशरमैन, वीवर्स, रूरल आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन एट्सेट्रा, कोई भी जो भी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है वो होगा आपका प्रोड्यूसर। और जब ये सारे लोग मिलके एक साथ आ जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, उनको बोला जाएगा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, अब अगर ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स ने मिलके बनाई है तो फ्रेंड्स उसको बोला जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, यहाँ पे अब देखते हैं आगे कि जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये क्या होती है, ये कंपनीज होती हैं। कंपनी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है,
और ये सिर्फ ये कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों में कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट और कोऑपरेटिव दोनों का हाइब्रिड होता है ये। क्लियर? कोऑपरेटिव मतलब क्योंकि हज़ारों लोग एक साथ मिलके बनाते हैं इसको, प्राइवेट मतलब जो ये बिजनेस करती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए करती है, उस तरह से करती है, इसके लिए प्राइवेट। क्लियर? और इट इज़ अ लीगल फॉर्म, ये लीगल होती है, दैट मीन्स लीगल मतलब इट कैन सू समवन एंड इट कैन बी सूड बाय समवन। क्लियर? ओके, अब देखिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये जो आपके ग्रुप्स बनते हैं ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मिलके बनाते हैं, ना कि बिगर फार्मर्स। क्लियर? ये किस चीज़ के लिए बनाई जाती हैं? ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2-2 4-4 एकड़ ज़मीन है, क्योंकि अदरवाइज़ उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइडेड नहीं है, उनके पास मैकेनाइजेशन का मोड नहीं है, उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक ग्रुप बना दिया कि अब ये ग्रुप एक जैसे कि कंपनी होती है कि एक सिंगल बंदे को पैसा नहीं मिल सकता, बट एक कंपनी जैसे ही बन गई तो कंपनी को जो बैंक है वो पैसा दे सकता है। ठीक, तो ऐसे ही ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये बन गई तो ये मार्केटिंग स्किल्स भी इनके पास आ जाती हैं और इनके पास ईजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। क्लियर? ओके, नाउ अब बात करते हैं सर्वे की। जो आपका इस साल का सर्वे आया है उसमें एग्रीकल्चर वाले जो आपका वॉल्यूम 2 एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, जो पार्ट है, उसमें से जो कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता हूँ कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो लास्ट 5 ईयर से ऊपर गया है या नीचे गया है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टू नेशनल इनकम हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइंड। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई है 18.2 से लेके ये कितना पहुँच गया हमारा पिछले 5 साल में 16.5%। क्लियर? ये कौन सा? एग्रीकल्चर, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर्स की जो प्रोडक्शन है। क्लियर? उसके बाद जो आपका लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये क्या हुआ है, इसमें ग्रोथ हुई है, ग्रोथ रेट ऑफ नियरली 8% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे देखिए ऊपर एग्रीकल्चर लास्ट 5 ईयर्स में 18.2 से डिप आया है 16.5, लाइव स्टॉक में 8% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम लास्ट 5 ईयर ये क्या हुआ है, ग्रोथ रेट है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात कर ली जाए तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी ग्रोइंग at the rate of more than 5% over the last 6 years। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी इंडिया का ग्रो कर रहा है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूशन है जो नीचे आया है नेशनल इनकम में। ओके, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेंट्रीज एंड जो भी आप नए टूल्स आपने खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे, वो सारा बनता है आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स जो है, इट हैज़ बिन फ्लक्चुएटिंग। ये देखिए 16.5% से 16.5% से 15.2% पिछले 5-6 सालों में ये भी जो है फ्लक्चुएट हो रही है इसी लिमिट के बीच में, मींस ये भी नीचे आई है आपकी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद ट्रैक्टर, इंडिया की ट्रैक्टर जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाइज जो प्रोडक्शन है ट्रैक्टर्स की पूरी दुनिया में, वो कौन करता है? इंडिया। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं कि यूपीएससी इस साल एग्रीकल्चर क्रेडिट से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट का लेस देन 1%, जस्ट लेस देन 1% फ्रेंड्स, यस लेस देन 1% जो है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाता है। दैट मीन्स पूरा 99% ऑफ इंडियन जो क्रेडिट है एग्रीकल्चर क्रेडिट, वो आपके इनको छोड़ के पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट ये आपकी जो 7 सिस्टर 7+1
8 जो स्टेट्स है यहाँ पे लेस देन 1% टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो जाता है इंडिया का। क्लियर, आगे चलते हैं। इंडिया वर्ल्ड में टोटल जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है वो कितना है आपका, पूरे वर्ल्ड का 2.15%। ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर अगर एक्सपोर्ट की बात कर ली जाए इंडिया की, तो वर्ल्ड का टोटल कंट्रीब्यूशन का 2.15% करता है इंडिया। क्लियर। और सिंस 1991 जब आपके एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, इंडिया हैज़ रिमेन कंसिस्टेंटली ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये वही इंडिया है जो 1960s में अमेरिका से सारा का सारा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था अपनी फूड कंजम्पशन के लिए। क्लियर। और वही इंडिया है जो 1991 के बाद कंसिस्टेंटली फूड को एक्सपोर्ट करता आ रहा है। कभी भी इंडिया में हम नेट इंपोर्टर नहीं बने, हम नेट एक्सपोर्टर ही रहे हैं। नेट एक्सपोर्टर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते, बट एज कंपेयर टू अवर टोटल इंपोर्ट्स, अवर टोटल एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट एक्सपोर्टर। क्लियर। और उसके बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। और मिल्क के रिलेटेड जो आपकी रेवोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन इज़ नोन फॉर मिल्क रेवोल्यूशन एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस वाइट रेवोल्यूशन। क्लियर। उन्होंने ही बनाया था आपका अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो आपकी गुजरात में है। क्लियर। आगे चलते हैं। ये आपकी वाइट रेवोल्यूशन। ओके, नाउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगेन फ्रॉम द सर्वे ओनली। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5.06% एनुअली। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, दो तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, एक तो है रजिस्टर्ड और दूसरी है जी आपकी अनरजिस्टर्ड। ठीक है। रजिस्टर्ड जो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एम्प्लॉयमेंट शेयर कितना है आपका, रजिस्टर्ड जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है उसका एम्प्लॉयमेंट शेयर है करीब 18.5 लाख। और जो आपकी अनरजिस्टर्ड हैं उनका एम्प्लॉयमेंट शेयर है करीब 51 लाख। दोस्तों रजिस्टर्ड जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ 18.5 लाख, और जो आपकी अनरजिस्टर्ड हैं दे कंट्रीब्यूट अराउंड 51 लाख workers. Clear, as per NSSO's 73rd survey. Okay, now the value of processed food exports जो है that was accounting around 11% of total exports of India. इंडिया के 2018 और 19 में जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसका 10.7% किसका कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का जो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री से निकल के आया। क्लियर। आगे चलते हैं। ओके, नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सॉरी ये थोड़ा सा आपको 1 सेकेंड। हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये आप लोगों को लगेगा कि मैं आज क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत पुराना एक्ट है ये। तो हो सकता है कि एक दो चीज़ें इस एक्ट में भी आपको आज तक ना पता हो सकता है कि सारा कुछ पता हो, बट मुझे कुछ लगा अलग से बताने के लिए यहाँ पे। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सर्वे ओनली। क्लियर। सर्वे में ही लिखा है, वहीं से उठा के जो कुछ वहाँ पे लिखा है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। ये जो आपका एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जुलाई 2013। क्लियर। ये जो एक्ट है ये रूरल पॉपुलेशन का आपका 75% कवर करता है और 50% किसका कवर करता है फ्रेंड्स, अर्बन पॉपुलेशन। क्लियर। दैट मीन्स इट कवर्स अराउंड 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इट कवर्स अराउंड 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ योर होल कंट्री। क्लियर। ओके, नाउ इसमें दो तरह के जो बेनिफिशरी हैं वो ऐड किए जाते हैं दो तरह से। एक तो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और दूसरा अंत्योदय अन्ना योजना। ये दो स्कीम्स है जिसके अंडर
लोग इसमें कवर किए जाते हैं। और जो आपकी प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उसके लिए प्रोविज़न क्या है, 5 kg पर पर्सन पर मंथ, 5 kg पर पर्सन पर मंथ, जितने मेंबर्स इंटू 5 कर दीजिए उतना आपको राशन मिल जाएगा। बट जो आपकी अंत्योदय अन्न योजना ये सेकंड पोर्शन है, इसके अंदर क्या है, जो आपके पूरेस्ट ऑफ पुअर हाउस होल्ड है उसको कितना मिलेगा, दे विल रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर्स। हो सकता है 2 ही मेंबर हो सकता है 3 ही मेंबर हो। पहले वाले केस में उनको कितना मिलेगा, 3 × 5 15 kg ओनली, बट इन दिस केस अंत्योदय अन्न योजना 35 kg इज फिक्स्ड पर मंथ। क्लियर। और एक यूपीएससी आपको एक चीज़ पूछ सकता है कि हो सकता है देयर में बी वन ऑप्शन लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज implemented by government of India in all over the country except J&K। और जनरली हमें लोगों को क्या लगता है कि हाँ J&K शायद ना हो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, बट नहीं, यहाँ पे दिस एक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया इन ईच एंड एवरी स्टेट एंड यूटी। क्लियर। और एक चीज़ और जो आपके लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, 3 यहाँ पे यूटीज़ चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड अर्बन एरियाज ऑफ दादर एंड नागर हवेली, ये 3 यूटीज़ जो है आपकी चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पे ये स्कीम जो है ये कैश ट्रांसफ़र की फॉर्म में इम्प्लीमेंट की गई है फ्रेंड्स। बाकी सब जगह क्या है, बाकी सब जगह आप राशन कार्ड लेके दुकान पे जाओगे, वहाँ से आपको राशन मिलेगा, बट ये 3 जो यूटीज़ हैं यहाँ पे राशन कार्ड लेके आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड के अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में सारा पैसा जाएगा। क्लियर। कहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 यूटीज़ में, एक्सेप्ट दीज 3 यूटीज़ ऑल ओवर इंडिया इन एवरी स्टेट एंड एवरी यूटी क्या है, आपको राशन जो है फिजिकल फॉर्मेट में राशन मिलेगा। क्लियर। ओके थैंक्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया, बट बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, बट जो आपका एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो आपका सर्वे का पोर्शन था वो भी हमने ढंग से कवर कर लिया यहाँ पे। और जो मुझे लगता है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल जो आपकी स्कीम्स हैं, ठीक है, या पोर्शन है, ये आप मान के चलिए कि हमने आपके सर्वे का एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर जो है उसको ढंग से कंप्लीट कर लिया। क्लियर। होप आप लोग जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोग सारा घर पे बैठ के उसको रिवाइज़ कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ जो भी हमने आज डिस्कस किया है, जितनी ये स्लाइड्स हैं, इनके साथ साथ आप गूगल कीजिएगा, इनके साथ कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप कलेक्ट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स, ये सारे के सारे पोटेंशियल टॉपिक्स हैं फॉर यूपीएससी प्री। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम।